Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. The content that we will going to discuss today, it is from the course titled Curriculum Design and Instruction. The course code is EDUC 2118. For today's discussion, I have the following learning objectives for you. Number one, we will going to do a recap what we have done in our previous presentation, and I will going to explain it to you again. The reasons for effective domain has not been addressed more vigorously in instruction. The second learning outcome for you is differentiate between the effective domain assessments and cognitive one. The last one is explain what is measuring student action, not student's knowledge. So whatever the stuff I have taken in this presentation, I have taken from the references given below. What you can do, you can download them by yourself, or otherwise I will going to give the references in the Google Classroom as well. Let's have a recap. We will going to discuss what we have done in last presentation. Why we are taking only this part as a recap, the reason is that it will provide us a foundation to understand what we will going to learn in this current presentation. So let's take a recap. Why the effective domain has not been addressed more vigorously in instruction. टीचर्स अपनी इंस्ट्रक्शन के अंदर इफ़ेक्टिव डोमेन से रिलेटेड स्टूडेंट लर्निंग आउटकम क्यों नहीं बनाते? इसकी एक नहीं बहुत सी वजूहत हैं। सबसे पहले तो करिकुलम के अंदर जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बने हुए हैं, जब हम अपना नेशनल करिकुलम देखते हैं तो वो सारे के सारे मोस्टली जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है वो कॉग्निटिव डोमेन से ही बने हुए हैं, और जो इफ़ेक्टिव डोमेन से चंद स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बने भी हुए हैं वो इतने एम्बिगुअस हैं, इतने लार्ज हैं कि उनको एक्चुअली डिफ़ाइन करना इंतहाई मुश्किल काम है। एक तो रीज़न ये हो गया। दूसरा, जैसे जैसे हम हायर एजुकेशन की तरफ चलते हैं और हायर सेकेंडरी, कॉलेज और यूनिवर्सिटी एजुकेशन की तरफ आते हैं तो टीचर्स के पास बहुत ढेर सारा कंटेंट होता है पढ़ाने के लिए, जो उन्होंने एक स्पेसिफिक टाइम में स्टूडेंट्स को पढ़ा देना होता है, और उससे रिलेटेड उनकी कॉग्निटिव स्किल्स बाय ऑल मीन डेवलप करनी होती हैं, जो कि एग्जामिनेशन में असेस्ड होती हैं। तो उनका सारा फोकस कॉग्निटिव डोमेन के ऊपर होता है और कंटेंट कवरेज के ऊपर होता है। वो ये समझते हैं कि इफ़ेक्टिव डोमेन से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स के अंदर इश्यूज़ हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं जो उनके बिहेवियर्स में नज़र आते हैं, उनको ट्रीट करना उनका काम नहीं है, बल्कि वो काम स्कूल या कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का है, जो कि एक्चुअली क्लासरूम से बाहर होना चाहिए, अनटिल अनलेस कि वो टीचर्स प्राइमरी ग्रेड टीचर्स हों। दूसरी चीज़ ये कि इफ़ेक्टिव डोमेन के अंदर जो स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ स्टूडेंट्स में डेवलप होती हैं, वो कैपेबिलिटीज़ स्टूडेंट में स्पेसिफिक एक क्लास में डेवलप नहीं हो सकती। एक टीचर जब स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बनाता है कॉग्निटिव डोमेन का, तो वो अपने 50 मिनट के अंदर बनाता है कि जब मैं 50 मिनट पढ़ा लूँगा ये टॉपिक, तो स्टूडेंट के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड किस किस किस्म की कैपेबिलिटीज़ डेवलप हो जाएंगी। तो 50 मिनट के अंदर स्टूडेंट्स के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड कैपेबिलिटीज़ डेवलप हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे आप मैथ का एक टॉपिक लेते हो तो आप ये बताते हो कि 50 मिनट बाद मेरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के स्टूडेंट मैथ के ये एक्सरसाइजेज ये स्किल्स परफॉर्म करने लग जाएंगे, और ये कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, या इसको कन्वर्ट करेंगे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। सो 50 मिनट में स्टूडेंट्स में वो कैपेबिलिटीज़ पैदा भी हो जाती हैं और आप उन्हें ईजिली मैयर भी कर सकते हैं, और उनके एक्शन वर्क बहुत ही सिंपल और आसान होते हैं। लेकिन जब हम इफ़ेक्टिव डोमेन में आते हैं तो वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी नीड टू डेवलप in the student, and they are values and they are attitudes. For example, honesty, organizational loyalty, or drug abuse prevention, positivity, acknowledgement, respect for the others. अब ये इस किस्म की स्किल्स हैं और कैपेबिलिटीज़ हैं और कैपेसिटीज़ हैं जो स्टूडेंट में किसी भी हाल में 50 मिनट में डेवलप नहीं हो पाती। डेफिनेटली ये वैल्यूज़ हैं, ये एटीट्यूड्स हैं जिनको डेवलप करने के लिए हमें
काफ़ी अरसा दरकार होता है जब हम इन्हें कॉन्टीन्यूसली अपनी क्लास में इनडायरेक्टली प्रैक्टिस करते रहते हैं, और ये एक कंसिडरेबल टाइम के बाद ही अचीव हो सकती हैं, 50 मिनट में अचीव नहीं हो सकती। दैट्स द रीज़न टीचर्स इफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड स्टूडेंट लर्निंग आउटकम अपने लेसन प्लान्स में नहीं बनाते। जो अगली सबसे बड़ा इशू आता है टीचर्स को कि अगर वो कोई इफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बना भी लेते हैं, तो द नेक्स्ट इशू इज़ दैट कि उसको असेस कैसे करेंगे कि स्टूडेंट में वो लर्निंग आउटकम डेवलप हो गया। लेट्स से कि एक टीचर स्टूडेंट में इफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड एक स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बनाता है और वो ये कहता है कि मेरे सेमेस्टर के ख़त्म होने तक स्टूडेंट में ये एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा और वो इस चीज़ को या इस स्पेसिफिक फिनोमेना को वैल्यू देने लगेगा। अब सवाल ये पैदा होगा कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यू या ये एटीट्यूड स्टूडेंट में डेवलप हुआ या नहीं हुआ। अब कैसे स्टूडेंट के वो और अपनी असेसमेंट के बायस को कंट्रोल करोगे, कैसे आप सोशल डिज़ायरेबिलिटी के इशू को एड्रेस करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स को भी पता होता है कि हम में कौन कौन से एटीट्यूड जो हैं वो असेस किए जा रहे हैं, और अगर उस वक़्त वो आपको सिर्फ दिखाने के लिए वो एटीट्यूड बनाए, वो एक्चुअली उनके अंदर इंटरनलाइज ना हुए हों, तो हम इस बायस को कैसे एड्रेस करेंगे। हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये वाकई स्टूडेंट के एटीट्यूड बन चुका है या उसके वैल्यू का हिस्सा बन चुका है। इसकी असेसमेंट करना इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सो definitely including effective domain student learning outcome, it is not impossible, it is desirable, it is required, and there are some ways with the help of that we can do it. So these are the ways that we already been done in our last discussion. And what it is about a validity criteria कि हम स्टूडेंट लर्निंग आउटकम को अपने इंस्ट्रक्शन में डालने के लिए क्या कर सकते हैं, वैलिडिटी क्राइटेरिया बना सकते हैं, और ये जितने भी इश्यूज़ हैं इन्हें इन अ वे और अनदर हम एड्रेस कर सकते हैं। वो क्या इश्यूज़ हैं कि ये जितने भी हमारे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम हैं इफेक्टिव डोमेन के, वो एम्बिगुअस हैं, उनके मल्टीपल मीनिंग है, और ये कि उनकी असेसमेंट करना बहुत मुश्किल है। सो लेट्स सी कि अगर हमारे पास ये सामने क्राइटेरिया मौजूद हो तो हम किस तरीके से स्टूडेंट लर्निंग आउटकम इफेक्टिव डोमेन की डेवलप कर सकते हैं। तो क्राइटेरिया का सबसे पहला क्राइटेरिया है डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लर्निंग आउटकम बाय अ सिंगल वर्ब। सो वर्ब क्या है, वो चीज़ जो आप एक्शन में करके दिखा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि हम जब स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बना रहे होते हैं तो हमें उसे सिंपल स्पेसिफिक एक्शन ओरिएंटेड वर्ब में बताना पड़ता है और उसको डिफ़ाइन करना पड़ता है। वो वर्ब जिसका एक ही मीनिंग हो, मल्टीपल मीनिंग ना निकलता हो। फॉर एग्जाम्पल इनिशिएट हैव सिंगुलर मीनिंग कि जब कोई टास्क आए और आप स्टूडेंट को कहें कि आप वॉलंटियर करें, तो स्टूडेंट इनिशिएट करें, ना कि टीचर्स को उन्हें फोर्स करना पड़े कि आप इस काम के लिए वॉलंटियर करें। सो द सेकेंड वन इज़ फोकस ऑफ अ लर्निंग आउटकम ऑन स्टूडेंट। जो भी हम लर्निंग आउटकम बनाएंगे दे शुड बी फोकस्ड ऑन स्टूडेंट। उसका फोकस स्टूडेंट इस तरीके से होगा कि जब ये कोर्स पढ़ा लिया जाएगा या ये प्रोग्राम पढ़ा लिया जाएगा तो स्टूडेंट्स के अंदर ये कैपेबिलिटीज़ डेवलप होंगी। द लर्निंग आउटकम शुडंट बी रिटन लाइक दिस वे कि टीचर्स ये डेवलप करेंगे, तो ये लर्निंग आउटकम का नरेशन गलत है। इट शुड बी लाइक स्टूडेंट विल डू दिस एंड दैट। The third criteria for learning outcome in effective domain is conformity of a learning outcome with its purpose. So आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जो आपका एरिया है, आपको उस प्रोग्राम, उस सब्जेक्ट, उस सिलेबस के साथ आपके स्टूडेंट के लर्निंग आउटकम मैच होने चाहिए। जो आप स्टूडेंट में कैपेबिलिटीज़ और कॉम्पिटेंसीज डेवलप करना चाह रहे हो, वो वही कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए जो आपके सब्जेक्ट एरिया की रिक्वायरमेंट है। हमें टीचर्स में वही कैपेसिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ डेवलप करनी है जो कि टीचर से रिक्वायर्ड है टीचिंग प्रोफेशन में, और हमने एक इंजीनियर के अंदर वही कैपेबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ डेवलप करनी है जो एक इंजीनियर से रिक्वायर्ड है उसकी प्रोफेशनल फील्ड में। कोरिलेशन अमंग लर्निंग आउटकम्स।
एक प्रोग्राम में एक सब्जेक्ट में डेफिनेटली बहुत से आपके इफेक्टिव डोमेन के लर्निंग आउटकम हो सकते हैं, बट दे नीडेड टू बी कोरिलेटेड। उनको ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लर्निंग आउटकम का कोई रिलेशनशिप दूसरे लर्निंग आउटकम से ना बने। इफ़ दे विल गोइंग टू बी कोरिलेटेड इट इज़ ईजी टू अचीव एंड देयर आर मोर प्रोबेबिलिटी कि वो ज़्यादा एंड्योरिंग होंगे। रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग आउटकम एंड असेसमेंट ऑफ इट्स अचीवमेंट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पे हमने अपनी लास्ट डिस्कशन ख़त्म की थी कि कैसे हम लर्निंग आउटकम को असेस करें और उसको असेसमेंट करने का क्या अहम और राइट और एक्यूरेट तरीका है। सो वी हैव डन द recap and then we will going to begin with our real topic. And here it is. How effective domain assessment is different? That is a very important question to begin with. Why? Because in our whole teaching learning process, we always have gone through the cognitive domain assessments. And whatever the example we have in our mind at now, these all are the examples of our cognitive domain. Let's take an example. हम स्कूल की तरफ अगर देखें तो हम स्कूल में मल्टीपल कोर्सेज पढ़ते हैं और हर कोर्स की असेसमेंट देते हैं। जब हमारे पास इंग्लिश की असेसमेंट आती है तो सारी कॉग्निटिव डोमेन पे फिक्स्ड होती है। अगर इंग्लिश ग्रामर के सवाल होते हैं तो उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज होते हैं कि देखने के लिए कि आपको इंग्लिश ग्रामर किस लेवल तक आती है। अगर मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट की असेसमेंट आती है तो वो पूरी की पूरी कॉग्निटिव डोमेन पे होती है, इसमें मुख्तलिफ क्वेश्चन होते हैं and then we have to solve it with the help of a formula or conceptual understanding. Then we have science questions जो mostly हमारे नॉलेज बेस्ड और कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होती है। उनमें डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं, उनके अंदर डायग्राम्स होती हैं जिन्हें हमें लेबल करना होता है और हमें मल्टीपल किस्म की जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं ह्यूमन के या फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड, उन्हें हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है और डिस्क्राइब करना पड़ता है। सो आपके जहन में अब तक जो भी असेसमेंट आएगी वो डेफिनेटली वही है जो आपने अपने स्कूल्स में और कॉलेजेस में दी है। Let's take an example of curriculum design and instruction. आपके जहन में क्या आएगा कि मैं curriculum design और instruction की assignments में या exams में आपको कौन से सवाल दूंगी? Like define curriculum in postmodern terms, or what is the difference between the curriculum of realism and the curriculum that is pragmatic? Maybe I also can give you a question that is related to how our national curriculum is different than an international curriculum. Or what are the elements of curriculum and how they interrelated with each other. ये सारे सवाल कॉग्निटिव डोमेन से हैं क्योंकि हमने कभी भी इफ़ेक्टिव डोमेन की असेसमेंट ना कभी देखी है ना कभी की है, इसीलिए हमारे जहन में इफ़ेक्टिव डोमेन की असेसमेंट के सवाल इतने आराम से नहीं आएंगे। वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट what is the difference between effective domain assessment and cognitive domain assessment. And we will going to begin from here. Assessment of learning achievement in the affective domain is a complicated and the main reason why written formation of learning outcome in this domain are being avoided. क्योंकि assessment करना लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का मुश्किल है इफेक्टिव डोमेन में, इसीलिए मोस्टली टीचर इफेक्टिव डोमेन के स्टूडेंट लर्निंग आउटकम भी नहीं बनाते। एक एप्रोप्रिएट असेसमेंट टूल्स क्या हैं जिसमें हम स्टूडेंट के बिहेवियर को देखें कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम विद इन द सेमेस्टर विद इन द प्रोग्राम इम्प्रूव्ड हुआ है या नहीं हुआ, या उसमें वो डिज़ायरेबल प्रोफेशनल बिहेवियर और एटीट्यूड्स और वैल्यूज़ डेवलप हुई हैं या नहीं हुई इन 4 साल बीएड के प्रोग्राम में या एमए के प्रोग्राम में, या आप में एज बीबीए स्टूडेंट बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, जो एटीट्यूड्स और बिहेवियर रिक्वायर्ड हैं, वो 4 साल बाद डेवलप हुए या नहीं हुए। इसकी असेसमेंट करने के लिए वी हैव सो मैनी टूल्स, बट दीज आर द फ्यू हियर. A test or a questionnaire, students' project, reflective journals, diaries, a person's actions and behavior when she is directly observed. So एक तरीका तो ये है कि हम स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चनेयर्स डेवलप करें, उन्हें प्रोजेक्ट्स दें और उसके बाद हम प्रोजेक्ट्स में देखें कि वो अपने प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन कैसे
अचीव करते हैं, कैसे अपने काम को ख़त्म करते हैं, उसमें कैसे ऑनेस्ट रहते हैं, कैसे अपना डाटा ऑनेस्टी के साथ शेयर करते हैं। अपनी उनके रिफ्लेक्टिव जर्नल्स उन्होंने कि वो अपने बिहेवियर पर रिफ्लेक्ट करें और कॉजेज़ बताएं कि ये बिहेवियर उन्होंने क्यों शो किया, इसकी क्या कॉजेज़ थी, क्या ये कॉजेज़ जेन्युइन हैं, और हाउ दे कैन इम्प्रूव दैम, और वी कैन सी देयर डायरीज। अदरवाइज स्टूडेंट्स के एक्शन को डायरेक्टली ऑब्जर्व करके भी असेस किया जा सकता है कि वो डिज़ायरेबल एटीट्यूड्स जो मैं स्टूडेंट्स में डेवलप करवाना चाहती थी इन दिस सेमेस्टर, डेफिनेटली वो 50 मिनट की क्लास में तो डेवलप होंगे नहीं। क्या वो डेवलप हुए या नहीं हुए, ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से भी देखे जा सकते हैं। इफ़ेक्टिव डोमेन की असेसमेंट जो है वो समेटिव नहीं हो सकती, बाय ऑल मीन वो फॉर्मेटिव होगी and enacting the culture of self-assessment. The first thing is that why it should be formative. Very simple answer. जब आप effective domain के student learning outcome को 50 मिनट में develop नहीं कर सकते, तो आप उसे 2 घंटे के पेपर में मैयर भी नहीं कर सकते। आप ऑनेस्टी के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ईमानदारी या ऑनेस्टी क्या होती है, और वो आपका कॉग्निटिव सवाल है, उसका जवाब कॉग्निशन पे होगा। मैं हो सकता है आपने सवाल का बहुत अच्छा जवाब दिया हो, लेकिन मैं ये गारंटी नहीं दे सकती कि जो आपने जवाब दिया वो एक्चुअली आप प्रैक्टिस भी करते हो और वो एक्चुअली आपके बिहेवियर का भी हिस्सा है। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे आपको छोटी छोटी टास्क देनी पड़ेंगी विद इन द सेमेस्टर टू चेक इट आउट कि व्हाट एग्जैक्टली you think the honesty is and how honest you are. So effective domain by all mean हमें formative assessment में multiple phases के अंदर स्टूडेंट्स के अंदर चेक करनी पड़ती है और असेस करनी पड़ती है। ये 2 घंटे या 1 घंटे की सबमिटिव असेसमेंट में कभी भी असेस नहीं हो सकती। द नंबर 2, by all mean effective domain का की पर्पस है सेल्फ असेसमेंट। इसका की पर्पस सेल्फ असेसमेंट क्या है कि स्टूडेंट्स में ऐसी कैपेबिलिटीज़ पैदा की जाएं जिसके थ्रू वो अपनी असेसमेंट खुद करना सीखें विदाउट द हेल्प ऑफ टीचर एंड विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर पर्सन, जिसमें वो अपने बिहेवियर को खुद रीअसेस करें और ये देखें कि मैंने ये जो एक्शन लिया या मेरा जो ये बिहेवियर था, क्या वो अप्रोप्रिएट था, क्या वो एथिकल था, क्या वो मोरल्स के मुताबिक था, अगर नहीं था तो उसकी क्या वजूहत है, मैं कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो इफ़ेक्टिव डोमेन की असेसमेंट का की पर्पस यही है कि स्टूडेंट्स के अंदर सेल्फ असेसमेंट स्किल्स डेवलप की जाएं। और वो कैसे की जा सकती हैं, वो 15 मिनट 20 मिनट 2 घंटे 1 घंटे की क्लास में नहीं की जा सकती, वो एक कॉन्टीन्यूस लॉन्ग टर्म प्रोसेस के तहत की जा सकती हैं, जिसमें हम मल्टीपल फेजेस में उन्हें असेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ दें। ये सबमिटिव 1 घंटे या 2 घंटे में असेस नहीं हो सकती। असेसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स इन इफेक्टिव डोमेन, एग्जैक्टली ये है क्या। Let's see. If assessment tasks within courses at any level act to undermine lifelong learning, they cannot be regarded as making a contribution to sustainable assessment. So यहीं से हमारी सेल्फ असेसमेंट का पॉइंट दोबारा से लिंक्ड होगा। एंड व्हाट इट इज़, सो किसी भी किस्म की असेसमेंट जो आपकी किसी भी कोर्स में चल रही है, अगर वो आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग की कैपेबिलिटी की तरफ नहीं लेके जाती, इसका मतलब है कि वो सस्टेनेबल असेसमेंट नहीं है। सस्टेनेबल असेसमेंट क्या है, ये हमारी इफेक्टिव डोमेन का की और मेन हॉलमार्क है। सस्टेनेबल असेसमेंट ये है कि वो आपको ये बता रही है कि हाउ यू विल गोइंग टू बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। और इस सस्टेनेबल असेसमेंट में आपका टीचर आपको शुरू में आदत डालता है कि असेस योर बिहेवियर, चेक इट आउट योर एथिकल डिस्पोजिशन, एंड देन आहिस्ते आहिस्ते उसके बाद आप ये सवाल अपने आप से खुद करना शुरू कर देते हैं। Being able to assess learning isn't a state that a student will achieve at a particular time, but one which will need to be continuously renewed throughout their lives. So, एक्चुअल जो लर्निंग है वो कभी भी किसी एक टाइम पे होके ख़त्म नहीं हो जाती,
एक्चुअल लर्निंग आपकी पूरी ज़िंदगी चलती रहती है। दैट्स अ स्टूडेंट नीड टू लर्न कि उसने सारी ज़िंदगी कैसे सीखना है। डेफिनेटली उसने सारी ज़िंदगी टीचर या किसी एडवाइज़र के थ्रू नहीं सीखना, उसने सेल्फ असेसमेंट की स्किल के थ्रू सीखना है। सो इफ़ेक्टिव डोमेन में असेसमेंट का की पर्पस क्या है कि स्टूडेंट्स में सेल्फ असेसमेंट स्किल बनाई जाए ताकि वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस में आ जाएं, एंड दैट इज़ अ सस्टेनेबल असेसमेंट. Now, for developing the student's capacity to move beyond simply knowing what is ethical on to developing the confidence, the resilience, and the courage to act ethically, assessment criteria, therefore, must be developed in terms of student action, not student knowledge. That is the central point of assessment of learning objective in effective domain. कि हम स्टूडेंट की कॉग्निटिव स्किल्स नहीं मैयर करते कि स्टूडेंट इस टर्म के बारे में क्या जानते हैं, क्या उनका नॉलेज है, वो कैसे डिफरेंट कोटेशंस जानते हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, और वो ऑनेस्टी के ऊपर किस किस्म का ऐसे लिख सकते हैं, बल्कि आपकी असेसमेंट इफेक्टिव डोमेन में किस पे सेंटर कर रही है, नॉट नोइंग बट एक्शन। कि जब स्टूडेंट मल्टीपल एक्शंस करते हैं, काम कर रहे होते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, एक प्रैक्टिकल में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो किस तरीके से ऑनेस्टी के कॉन्सेप्ट या एटीट्यूड को अपने बिहेवियर में शो करते हैं। हमारे जितनी इफेक्टिव डोमेन के इंडिकेटर्स हैं और बिहेवियर हैं, वो हैं जो हमें हमेशा सोशल इंटरेक्शन में शो करने पड़ते हैं। सो जो कैपेसिटी है स्टूडेंट की, उसे हमने कहाँ लेके जाना है, उसे हमने रट्टा बेस या नोइंग पे चेक नहीं करना, हमने देखना है कि क्या वो उनके एक्शन में और कॉन्टीन्यूस मल्टीपल टाइम एक्शंस में नज़र आती है या नहीं आती. That is the most interesting part of effective domain assessment, and that is terms of student actions, not knowledge. That's a key difference between affective assessment and cognitive assessment. Measuring student actions, not students' knowledge. Now, that is a point that I want to expand. The assessment of ethics we can see within a group or a teamwork. I just discussed with you कि जब हम इफ़ेक्टिव डोमेन में कैपेबिलिटीज़ को देखते हैं तो वो कैपेबिलिटीज़ हमारी सिंपल नॉलेज से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग की नहीं है, वो हमारी सोशल और कल्चर गैदरिंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग से हैं, जब हम लोगों के साथ काम करते हैं और उसमें हमें ये शो करना पड़ता है कि हमारी क्या एटीट्यूड्स हैं और हमारे क्या बिहेवियर है. फॉर एग्जांपल, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी. तो रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी आप अकेले बैठ के सिर्फ अपने लिए नहीं सोच सकते. ये कहाँ नज़र आएगी? ये तब नज़र आएगी जब टीचर आपको ऑब्ज़र्व करेगा ऐसे ग्रुप में जो डाइवर्स होगा, जिसमें लड़कियाँ भी होंगी, लड़के भी होंगे, मुख्तलिफ़ मज़हब से बिलोंग करने वाले लोग होंगे, मुख्तलिफ़ अकायद मसलक से बिलोंग करने वाले लोग होंगे, मुख्तलिफ़ सोशो इकनॉमिक क्लास से बिलोंग करने वाले लोग होंगे, मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट से रिलेटेड लोग होंगे, और आप उन लोगों में कैसे रिस्पेक्टफुली चलते हो और उन लोगों की वैल्यूज़ की, इनकी बिलीफ की, उनकी नॉलेज की रिस्पेक्ट करते हो, उस वक्त आपका बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाएगा और चेक किया जाएगा. सो वी हैव टू चेक इट अप in some kind of social event or gathering. We have to check these kind of effective skills or indicators, learning outcome, when students are working together in groups. So let's take an example over here. हम देखना चाह रहे हैं द असेसमेंट ऑफ एथिक्स स्पेसिफिकली, कि हम कैसे एथिक्स को असेस कर सकते हैं विद इन ग्रुप या टीम वर्क के दौरान. एंड a useful example of how the development of ethical actions might be embedded in situations that require students to truly enact their ethical beliefs. Now, students believe that an individualized mediation of marks within a team is fair, and one often finds that if this is done well, the students are more supportive. What does it mean by कि जब हम ग्रुप वर्क में काम कर रहे होते हैं और ग्रुप वर्क में आपका की इशू ये है कि आप एथिक्स को देखना चाहते हैं कि जो उनके एथिकल एक्शन हैं आप उनको मैयर करना चाहते हो, और स्टूडेंट्स के साथ हम मैयर कैसे करेंगे? इस तरीके से हम असेसमेंट करेंगे कि स्टूडेंट उसको सेल्फ असेस करना शुरू कर दें. बाय ऑल मीन हम कतई तौर पे स्टूडेंट से
कॉग्निटिव लेवल पे एथिकल एक्शन के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करना चाह रहे कि उन्हें पता हो कि एथिकल एक्शन क्या होते हैं और अनएथिकल एक्शन क्या होते हैं, जो कि आपकी नॉलेज और कॉग्निशन से रिलेटेड है। स्टूडेंट का मोस्टली ख्याल ये होता है ग्रुप वर्क में कि अगर उनकी अलग अलग उनकी मार्किंग की जाए तो उससे उन्हें फ़ायदा होता है। अदरवाइज़ अगर कलेक्टिव सबकी इकट्ठे मार्किंग की जाए तो वो ग्रुप मेंबर जो ग्रुप में कोई काम नहीं कर रहा उसको भी इक्वली नंबर मिल जाते हैं, एंड दैट इज़ नॉट फेयर। पर ये फिनोमेना सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब हम कॉग्निटिव डोमेन को मेजर कर रहे हैं, व्हाट दे नो, बट वी आर नॉट गोइंग टू सी व्हाट दे नो। We want to see or assess how they are acting, how they are using their ethical action. So let's see how it works. Assessment in the affective domain requires teacher first of all, जब वो ग्रुप में काम कर रहा है तो उसको सबसे पहले क्या करना है? The teacher need to set basic team and group work roles and expectation. अगर ग्रुप में 5 members हैं, then teacher need to actually divide the role and the expectation between the 5 members. बताना पड़ेगा कि हर मेंबर का क्या रोल्स है और हर मेंबर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है कि वो इस रोल को निभाने के लिए उन्हें क्या क्या कुछ करना पड़ेगा. Then teacher first of all have to do this thing. Set basic team group work roles and expectation. Number 2. Roles and expectations has been established and understood by the team members. जब टीचर्स ग्रुप में मल्टीपल रोल्स डेवलप कर लेता है कि 5 बच्चे इस ग्रुप में रिक्वायर्ड हैं, एक बच्चा लीडर होगा, एक बच्चा डाटा कलेक्टर होगा, एक बच्चा नेगोशिएटर होगा, एक बच्चा प्रेजेंटर होगा, एक बच्चा राइटअप लिखेगा, ये इनके रोल हैं और हर बच्चे का रोल के मुताबिक टीचर की क्या उससे एक्सपेक्टेशंस हैं. तो उसके बाद टीचर को ये समझाना पड़ता है स्टूडेंट को कि मेरी आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और ये रोल्स क्या हैं. जब स्टूडेंट इस चीज़ को समझ लेते हैं और अपना टीम वर्क शुरू करते हैं, then we can frame it as an exercise in ethics and trust. इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम इसके असेसमेंट कैसे कर सकते हैं? The same ethics को मेजर करने के लिए we can use peer assessment and self-reflection on how one behaves within a group. That is a point यहाँ आपको समझ आएगा कि कैसे effective domain में assessment different है cognition से. अब यहाँ हम टूल्स क्या यूज़ कर रहे हैं? पीयर असेसमेंट. एक ग्रुप में हमने तमाम स्टूडेंट को क्वेश्चनर दिए दूसरे स्टूडेंट्स के बारे में ताकि वो असेस करें कि मेरे ग्रुप के दूसरे मेंबर्स कैसे काम कर रहे थे और वो अपने काम के ऊपर भी असेसमेंट करें और सेल्फ रिफ्लेक्शन दें कि उनकी परफॉर्मेंस क्या थी एंड हाउ दे आर वर्किंग ऑन इट. Here you can see that how different is this assessment and how different are the questions. अब पीयर असेसमेंट में और सेल्फ रिफ्लेक्शन में क्या कर रहे हैं? दे विल गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन वन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेल्फ एंड द ग्रुप. वो रिफ्लेक्ट करेंगे कि उनके ग्रुप का हर मेंबर की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, उसकी अपनी जिम्मेदारियों से मुतल्लिक और टीम के जिम्मेदारियों से मुतल्लिक, जहाँ आप इंडिविजुअली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं और पूरी टीम को भी साथ लेके चल रहे हैं. एंड दे विल गोइंग टू सेम वे रिफ्लेक्ट ऑन देमसेल्फ. So, here is a tool, peer assessment and self-reflection. How one behaves within a group is about ethics and one's sense of responsibility to self and a group. The peer assessment and self-reflection take on a completely different perspective. And what is this perspective? In this type of assessment, one is not assessing a student's ability to critically reflect or analyze an ethical problem, but actually इसमें आपके ग्रुप मेंबर पीयर असेसमेंट में किस चीज़ पे रिफ्लेक्ट करते हैं? इट इज़ अबाउट एक्चुअल एथिकल बिहेवियर, व्हाट वाज डन एंड व्हाई वाज डन. अब किसमें किस किस्म के क्वेश्चंस होंगे और उसमें ये व्हाट वाज डन एंड व्हाई का आंसर कैसे आएगा, इसको हम आगे देखते हैं. So teachers in an effective domain aligned assessment of acting ethically might require answer of the following question. अगर टीचर्स ये देखना चाहते हैं कि एक्टिंग एथिकली ग्रुप वर्क में टीम वर्क में कैसे हुआ तो उन्हें इन सवालात के जवाब रिक्वायर्ड होंगे एक स्टूडेंट के दूसरे स्टूडेंट से मुतल्लिक. सो हर स्टूडेंट अपने तमाम टीम मेंबर्स के बारे में इन सवालात के जवाब देगा. दैट इज़ अ पीयर असेसमेंट. नंबर 1, डिड द स्टूडेंट मीट देयर एग्रीड कमिटमेंट. हम 5 स्टूडेंट थे,
एक ग्रुप के अंदर, और मैं स्टूडेंट ए के बारे में पीयर असेसमेंट कर रही हूँ, तो अब मैं सवाल का जवाब दूंगी कि वो जो उसकी कमिटमेंट थी स्टूडेंट की कि वो ये तमाम काम करेगा इस ग्रुप में, जो उसका रोल था और जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी, क्या उसने उसको मीट किया? Did the student fulfill their agreed role within the group team structure? क्या वो मेंबर ए उसके जो भी रोल डिसाइडेड हुए थे, क्या वो अपने रोल को पूरा कर सका? Did the student defend their ideas? जो स्टूडेंट ए था, जो उसने अपने आइडियाज़ दिए थे कि हमें कैसे प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, क्या वो अपने आइडियाज़ को डिफेंड कर सका था? Was the student willing to confront team members who were not meeting their obligation? क्या ग्रुप ए का स्टूडेंट उन बाकी स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सका, उनको कन्फ्रंट कर सका, उनसे सवाल पूछ सका, उनको पुश कर सका कि वो बाकी स्टूडेंट अपनी कमिटमेंट को पूरा करें, स्पेशली वो स्टूडेंट जो अपनी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए तैयार नहीं थे? टीम वर्क में मोटिवेशन और लीडरशिप एक रोल है। वॉज द स्टूडेंट विलिंग टू टेक रिस्क? जो मेरे ग्रुप में स्टूडेंट ए था, क्या वो रिस्क और चैलेंजेस को लेने के लिए तैयार था, या वो आसान और कम क्वालिटी का काम करना चाहता था? When decisions were reached by consensus, did the student commit? जब पांचों ग्रुप मेंबर्स ने डिसाइड कर लिया कि हमने प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, तो क्या वो स्टूडेंट अपनी कमिटमेंट पे कायम रहा, या वो कंसेंसस के बाद मुकर गया कि मैंने तो इस चीज़ के लिए एग्रीमेंट किया ही नहीं था? So these are a kind of peer assessment जो कि हमें करने के बाद पता चलेगा कि स्टूडेंट ए में एक्टिंग एथिकली डेवलप हुई या नहीं हुई आफ्टर द टीम वर्क, और स्टूडेंट ए के बारे में टीम के तमाम मेंबर्स जो हैं वो अपनी राय देंगे, और फिर हम उनकी राय को कंसोलिडेटेड करके असेस करेंगे कि क्या वो एथिकली एक ग्रुप में काम कर सकता है या नहीं, और उसकी एथिकल जो बिहेवियर है वो किस लेवल पे है। Students are explicitly required to consider one's behavior, that is, one's action, and those of others. So girls and boys, here is the last slide, जिसमें हम ऑलमोस्ट कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि अफेक्टिव डोमेन में असेसमेंट कैसे डिफरेंट होती है। सो आपने अभी तक ये समझ लिया होगा कि अफेक्टिव डोमेन में जो असेसमेंट होती है वो एक्चुअली नॉलेज को हम मैयर नहीं करते, हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये बिहेवियर स्टूडेंट में डेवलप हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, और इसको हम क्या करना चाहते हैं, हम इसको लेके जाना चाहते हैं सस्टेनेबल असेसमेंट में, जहाँ स्टूडेंट बाद में अपने आप से खुद ये क्वेश्चन करता रहे कि मुझ में ये बिहेवियर कितना डेवलप हो चुका और मुझे अपने इस बिहेवियर को कैसे पॉलिश करना है या कैसे ख़त्म करना है, कौन सा बिहेवियर मेरे एथिकल बिहेवियर है और कौन से बिहेवियर मेरे अनएथिकल बिहेवियर हैं जिसे मैंने एड्रेस करना है, ताकि वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस के लिए डेवलप हो जाए। So here you can simply understand how the goal of assessment of affective domain is different than the goal of cognitive domain. Then there are some issues that are related to the assessing student learning outcome in affective domain. The very number one issue is that कि जब students को पता चल जाता है कि आप उनका कोई बिहेवियर से रिलेटेड एक्शन जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको मैयर कर रहे हैं, आप ये देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट जो है वो कितने अच्छे तरीके से अपने बाकी पेयर्स के साथ कम्युनिकेट करता है, उनकी बात को सुनता है और अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। और जब स्टूडेंट को ये पता चल जाता है कि टीचर मेरी यही चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो स्टूडेंट क्या करता है, दे एक्ट इन अ मोर फेवरेबल वे, दे टेंड टू शो देमसेल्फ इन अ मोर फेवरेबल वे when their attitudes and values are being assessed. So that's the key issue कि जब स्टूडेंट सिर्फ एक्टिंग कर रहा होता है और उसको पता होता है कि टीचर मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, या उसको पता होता है कि मेरे बाकी स्टूडेंट और मेरे बाकी क्लास फेलोज मेरा पीयर असेसमेंट करने जाएंगे और हो सकता है वो मेरे बारे में गलत लिख दें, तो वो फॉर द टाइम बीइंग एक्ट करता है इन अ फेवरेबल वे, और एक्चुअली वो कैपेबिलिटीज़ उसके अंदर हो सकता है कि ना हो। That is a one key issue, and that is actually because of the subjectivity of the affective domain. Number two, if the assessment of a student achievements in the affective domain is presented in the form of marks, the subjectivity will not be evaded. How?
अगर हमारे ग्रुप में हम 3 फ्रेंड्स हैं और हमारी एक ग्रुप मेंबर से लड़ाई हो जाती है जो कि हमारा फ्रेंड नहीं है, तो डेफिनेटली हम तीनों फ्रेंड उसकी पीयर असेसमेंट ख़राब कर देंगे, और अगर उसके नंबर हुए तो वो बाइस्ड होंगे। क्यों? क्योंकि हमने स्पेसिफिकली उसकी पीयर असेसमेंट ख़राब की है ताकि हम उसको हर्ट कर सकें, या हम बाइस्ड हो चुके हैं या हम उससे नाराज़ हो चुके हैं, तो अब उसका स्कोर बाय ऑल मीन कम आएगा। सो द की क्वेश्चन ओवर हियर इज़ दैट कि जो भी असेसमेंट का तरीका है अफेक्टिव डोमेन में, दैट इज़ वेरी वेरी सब्जेक्टिव, जबकि कॉग्निटिव डोमेन में असेसमेंट का तरीका सब्जेक्टिव नहीं है, इट्स वेरी ऑब्जेक्टिव। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ एमसीक्यूज। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम अपने टॉपिक्स, अपने कंटेंट एरियाज में हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक करेक्ट आंसर होता है, मल्टीपल करेक्ट आंसर नहीं होते। जबकि इफेक्टिव डोमेन जो है वो इस किस्म के सवाल बना ही नहीं सकता, और वहाँ मल्टीपल एक्शन ठीक हो सकते हैं और वो मुख्तलिफ मीनिंग दे रहे होते हैं। दैट्स द रीज़न जब हम असेसमेंट बनाते हैं इफेक्टिव डोमेन की, तो हम उसके ना कोई ग्रेड रखते हैं ना कोई मार्क्स रखते हैं। नाउ इट इज़ अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट ऑफ इफेक्टिव एंड कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में हमेशा हमारे पास मार्क्स होते हैं जिसमें हम बताते हैं कि स्टूडेंट के इतने में से इतने मार्क्स आए, और इफेक्टिव डोमेन में वी डोंट हैव एनी मार्क्स, वी डोंट हैव एनी ग्रेड्स। वाई? कि इसका पर्पस ही ऑल टुगेदर बिल्कुल डिफरेंट है। इसका पर्पस क्या है इफेक्टिव डोमेन का? कि आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाया जाए, ऐसा ह्यूमन बीइंग बनाया जाए जो सेल्फ रिफ्लेक्ट करे अपनी ही एक्शंस के ऊपर, और वो ये जज कर सके अपने एक्शंस को कि वो सही थे या गलत थे, और जब वो जजमेंट कर ले, फेयर जजमेंट, तो वो इन्हें खुद इम्प्रूव करने की कोशिश करें। दैट इज़ नॉन एज सस्टेनेबल असेसमेंट, जिसमें स्टूडेंट खुद अपने आप की असेसमेंट करने लगता है और वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस में शामिल हो जाता है, जहाँ वो बार बार अपने एक्शंस को असेस करता है ऑन द बेसिस ऑफ मोरल एंड एथिकल क्राइटेरिया, और शायद हम इसको ही तज़किया नफ्स भी कहते हैं। सो इसके लिए हमें मार्क्स की ज़रूरत या ग्रेड्स की ज़रूरत नहीं होती। की पर्पस क्या होता है? असेसमेंट शुड बी कैरिड आउट विद द एम to gather evidence of achievement but not as a punishment. हम ये देखना चाहते हैं कि हम स्टूडेंट्स में अगर एक्टिंग एथिकली विद इन अ ग्रुप वर्क डेवलप करना चाहते थे, तो वो क्या एविडेंस है जिससे ये हमें पता चल जाएगा कि स्टूडेंट में एथिकल बिहेवियर डेवलप हुए और किस एक्सटेंट तक डेवलप हुए। सो दैट इज़ अ की पर्पस। की पर्पस इज नॉट टू गिव देम मार्क्स, not to give them punishment, and not to give them any grades. Last but not the least, one thing is definite कि स्टूडेंट्स के अंदर तमाम डिज़ायरेबल इफ़ेक्टिव डोमेन से रिलेटेड जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको पैदा करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए हमें अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स की ज़रूरत होती है। और वो टीचिंग मेथड्स क्या हैं? वो हैं डिस्कशन, वो है हमें स्टूडेंट को ओपन डिबेट में लाना पड़ता है, जहाँ स्टूडेंट एक दूसरे से डिबेट करते हैं, वो थ्योरी देते हैं और दूसरा काउंटर थ्योरी देते हैं, और वो अपने अपने रीजंस और राय एक दूसरे के सामने रखते हैं। डिबेट में दे लर्न टू अंडरस्टैंड अदर्स पर्सपेक्टिव एंड दे एक्चुअली डेवलप बेटर वेज ऑफ कम्युनिकेशन और फाइंड आउट एग्जाम्पल टू जस्टिफाई देयर ऑन स्टैंड्स। और फिर उसके अंदर वो दूसरे के ओपिनियन की रिस्पेक्ट भी करते हैं, वो अपने टर्न का इंतज़ार भी करते हैं, और वो डिबेट को एक पर्सनल वॉर नहीं बनाते। सो दीज आर सम ऑफ द एथिकल बिहेवियर दैट रिक्वायर्ड। और वो कैसे स्टूडेंट्स में डेवलप की जा सकती हैं? डेफिनेटली जब हम क्लास में ऐसे टीचिंग मेथड के थ्रू उन्हें पढ़ाएंगे जिसके अंदर ओपन डिबेट्स होंगी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स में, जिसमें एक नहीं मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। रोल प्लेइंग, problem based learning, simulation, case studies, and expert engagement, and lots of other teaching methods. But what you can see over here कि जब हम स्टूडेंट में इफ़ेक्टिव डोमेन से रिलेटेड कैपेबिलिटीज़ डेवलप कर रहे होते हैं, तो उसमें सिर्फ लेक्चर मेथड या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड नहीं होता, उसमें वो टीचिंग मेथड हमें लेने पड़ते हैं जहाँ टीचर स्टूडेंट को ऑब्जर्व करता है और स्टूडेंट खुद एक्ट अपॉन कर रहे होते हैं, और टीचर उनका बिहेवियर देख के ये असेस करने की कोशिश करता है कि उनके अंदर ग्रुप वर्क में काम करने की कौन सी कैपेबिलिटीज़, एटीट्यूड्स और वैल्यूज़ मौजूद हैं। सो
This is about not student knowing, it is about how student act. So we have to see the action of the behavior. That's the reason we need to go for activities where a student act upon than just writing it down what they know. That is all, student, for this week. I hope you will going to enjoy this material and go through this material and let your co-teachers know about your question. Definitely they will going to answer your question for the next week. Good luck.